हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने सॉइल इंजीनियरिंग चल रही थी जेई क्लासेस की, अब उसमें भी अपन कंपैक्शन को ख़त्म कर चुके थे। कंपैक्शन आपका हो चुका था। तो आज अपन पहले क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी कि क्या होती है परमेबिलिटी। जब अपन ने पढ़ा था, अपने कंपैक्शन पढ़ा था, तो कंपैक्शन किसकी जो डिपेंड कर रहा था, तो अपन ने बता दिया था कि भाई कंपैक्शन करने से परमेबिलिटी कम हो रही थी, सीपीएच कम हो रहा था। तो वो सब क्या थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे सोइल के अंदर, तो वैसे वैसे क्या है कि चैप्टर के रूप लेते रहेंगे। अब देखो, आज अपन परमेबिलिटी ऑफ सोइल स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आपने कंपैक्शन पढ़ा है, तो कंपैक्शन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको सोल्व करना है, तो लगभग कंपैक्शन आपको याद है, क्योंकि मैंने कंपैक्शन आपको साथ साथ में याद करवाया है और साथ साथ में नोट्स बनवाए हैं। अगर आपने जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ रहे हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 60 से 70% कंपैक्शन आपके दिमाग में चल रहा है, अगर आपने हैंड रिटन नोट्स खुद ने बनाए हैं तो। अगर वही है कि आपने ठीक है स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ लूंगा, बाद में कर लूंगा, तो फिर वो स्क्रीनशॉट ही चल रहा होगा आपके दिमाग में, फिर आपके दिमाग में नोट्स नहीं चलेंगे। चलिए आज एक छोटा सा अपन 7-8 क्वेश्चन कर लेते हैं कंपैक्शन के, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, तो पहला कंपैक्शन के 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। तो अब देखिए कंपैक्शन, तो कंपैक्शन का आपके फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके बोर्ड पे, देखिए। तो ये क्वेश्चन आपके राजस्थान जेई 2016 में बीटेक में आया था। किस में आया था? बीटेक वाली श्रेणी में आया था 2016 में। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सर कुछ भी नहीं आया इसमें, तो प्रॉक्टर टेस्ट के जो आपने वो बताए थे, मोल्ड का साइज, हैमर का साइज वगैरह वहां से पूछा हुआ है। तो सर इसको तो याद करने की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको हैमर का साइज था। तो देखो, एक था स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और एक था अपना मॉडिफाई स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट। ठीक है, तो आपने देखा था हैमर एक में था 2.5 और एक में था 4.5। तो पॉइंट नहीं रहा, लेकिन हमें 2 पॉइंट का समथिंग याद है हैमर का, बिल्कुल। तो सर यहाँ पे हैमर की बात हो रखी है, तो हैमर तो देखो, हैमर के हिसाब से देखें, पी क्या है कि फॉर कंडक्टिंग स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कंपैक्शन टेस्ट द वेट ऑफ हैमर पी किससे डिनोट कर रहा है? हैमर से, इनके जी में। द फॉल ऑफ हैमर, और क्यू किससे डिनोट कर रहा है? क्यू कर रहा है कि फॉलिंग हाइट के कितनी ऊंचाई से हैमर को गिराया जा रहा है। और आपका आर क्या डिनोट कर रहा है कि ब्लो पर लेयर, कितनी लेयर में भरा जा रहा है, फिल हो रहा है। तो आपने कहा सर हमने 3 ही पढ़ी है, 3 लेयर थी या 5 लेयर थी, दोनों में हम इतना जानते हैं बस। ठीक है, और देखो आर क्या है, एस क्या है, आपके लेयरों की संख्या, लेयरों की संख्या कितनी है। सॉरी आर, अपने अपने जब ब्लो पढ़े थे, ब्लो कितने थे आपके? ब्लो तो दोनों में 25 थे, आर था आपका ब्लो, तो ब्लो 25 थे, और लेयर कितनी थी? एस 3 और 5। अब देखो, आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन में कुछ नहीं देखा, हमारी कंडीशन किस किस लग रही है। तो हमने देखा कि ए में दे रखा है 5.89, तो आपने कहा सर हैमर का वेट जो होगा वो 2 पॉइंट या 4 पॉइंट वाला होगा, बस इतना हमें पता है, बाकी अलग को डिलीट कर दो। तो मैंने क्या करा, ए आ रहा है कितना अपने पास? 5.89, तो ये तो हो ही नहीं सकता। और अपना सी आ रहा है 3.60, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ए और सी तो ऑप्शन आपके सीधे कट गए, ए और सी ऑप्शन सीधे कट गए। अब बचा आपके पास क्या? बी और डी। अब हम आगे गए, चलो हैमर की हाइट हम भूल गए, मान लो वो तो 30.5 सेंटीमीटर थी और 31 सेंटीमीटर थी। हालांकि हैमर की हाइट कितनी है, उसमें अपन स्टैंडर्ड में कितनी 30.5 30.48 सेंटीमीटर से गिर रहे थे, और इसमें अपन किसे गिर रहे? 45 से, 45 के हाइट से अपन गिर रहे थे। तो ये तो मुझे इतना याद है, लेकिन अपन भूल गए मान लो एग्जाम में कि भाई इतनी ज़्यादा याद नहीं रहा। तो हमने कहा बिलो तो हमें याद है, तो बोलो सर आपने कहा दोनों में 25-25 था, तो देख लो 25-25। तो सर ए नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता, इसमें भी वही बात चल रही है, मतलब बी और डी फिर फंस गए, हमें एक आंसर नहीं मिल रहा। इस पहले के हिसाब से भी हमें क्या मिल रहा है? बी एंड डी मिल रहा है। और फिर हम जब अपने क्या देखा, हमने बिलो देखे, बिलो के हिसाब से भी हमें क्या मिल रहा है? बी एंड डी मिल रहा है। तो इतना तो हमें मालूम चल गया कि ऑप्शन बी और डी में से कोई एक है। फिर हम लेयर में गए, तो लेयर में देखा, तो हमने कहा देखा आज तो लेयर कितनी होती है? 3 या 5, 3 या 5। तो हमने देखा 3-3, तो सी तो हो ही नहीं सकता, सी तो हो ही नहीं सकता। अब वही बी और डी फिर यहाँ फंस रहा है, बी और डी यहीं फंस रहा है हमारा। तो ये भी दिक्कत, तो हमें हैमर की हाइट से पता चल रहा है। तो हैमर की हाइट से देखा हमने, तो 55 नहीं होता, 310 नहीं है, 31-31 450 नहीं होगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2.60। अगर इंडियन दे रखा है, मॉडिफाइड नहीं दे रखा, तो आपको कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? 2.60, 31 सेंटीमीटर, 25 और 3, कितना हो जाएगा आपका?
तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपके, डी। हालांकि आपने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक बार तरीका बता दिया है। कई बार ऑप्शन थोड़े टफ पड़ जाते हैं, कई बार आपके इजी पड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ऐसा था कि इसमें पढ़ा हुआ है तो ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो इसी चीज को मैंने बताया था। क्वेश्चन देखो ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं आते हैं, बस वो डाटा याद था उसने सारे डाटा फेंक दिए, क्यों, क्योंकि बीटेक से था। वहीं डिप्लोमा से क्वेश्चन होता, हो सकता है थोड़ा इजी कर देता, बस इतना ही क्वेश्चन टफ किया, उसने सारा डाटा दे दिया। तो 31 सेंटीमीटर क्या होती है, फॉलिंग हाइट होती है, जबकि उसमें किसमें होती है, मॉडिफाइड। अब कहोगे सर ये तो अपने इंडियन, ये 2.6 डाटा दे रखा है, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड ऑपरेटर टेस्ट का है, ISPT का, यही बात कर रहे हो, और स्टैंडर्ड ऑपरेटर तो मिलता जुलता ही था। तो मैंने कहा बस आप एक का याद रहेगा तो आपको लगभग लगभग याद रह जाएंगे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है। कंपैक्शन ऑफ सोइल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ, आपने सोइल ऑफ कंपैक्शन किया था, उसको कैसे मेजर कर रहे थे, कि सर कैसे मेजर क्या कर रहे थे, हम तो कंपैक्शन का देखा था हमने, एक डायग्राम बनाया था और गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से मेजर कर रहे थे, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी से निकाल रहे थे कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर सारे एयर वर्ड खत्म हो जाते हैं, हम ये मानते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। तो ऑप्शन में है क्या ऐसा, ड्राई डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई मतलब नहीं है, कंप्रेसिबिलिटी से कोई मतलब नहीं है, परमिटिविटी मतलब, कंपैक्शन को हम किससे देख रहे थे, ड्राई डेंसिटी से। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 1A। क्लियर है बात। चलिए ये चीज़ें अब देखो आपने पढ़ ली तो आपको इजी लग रही हैं, अब आपने कर लिया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही होगी क्वेश्चन को, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। चलिए देखिए क्या आ रहा है आपका क्वेश्चन, क्या है देखो, द ग्राफ ड्रा बिटवीन द ड्राई डेंसिटी ऑफ सोइल एंड द वाटर कंटेंट एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन इज कॉल्ड एज। तो बताइए कि क्या पूछा हुआ है आपसे, क्या आपसे पूछा गया क्या क्वेश्चन में, सिंपल आसान देखिए कि जो आपका वाई एक्सेस पे क्या था सर, गामा डी, और एक्स एक्सेस पे क्या था सर, वाटर कंटेंट। तो ये कह रहा है वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच में जो ग्राफ बनाया गया है इसे क्या कहते हैं, तो ये मैंने लास्ट में आपको कराया था सर, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व। ये मैंने आपको उस टाइम लास्ट में पढ़ाया था, नोट लिखा के, मैंने कहा यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाता है, मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई थी और नोट्स में लिखाई हुई थी, और एक क्वेश्चन में भी आ गई, देख लो। और चाहे तो बोले इन क्वेश्चनों को आप साथ साथ में नोट्स में उतारते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है, देखो अच्छी बात है, आप कल को प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ अपने नोट्स के बाद दूसरी किताब नहीं, क्योंकि हर चैप्टर से आप 10-10 क्वेश्चन आराम से लिख लोगे, तो वही क्वेश्चन होते हैं घूम फिर के, बस कभी आंसर का क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आराम से इसमें ऑप्शन देखो अपना कौन सा है क्या, ऑप्शन नंबर सर ए, मॉइस्चर डेंसिटी करवा रहा है, देख लो। कोई टफ पढ़ रहा है, जो पढ़ा है आपने वही क्वेश्चन है लगभग, बस उसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब आप IAS गेट के करने लग जाओगे, सर आपने तो वो IAS गेट वाले क्वेश्चन कराए नहीं, तो उनका क्या मतलब है। अगर आपके टेक्निकल 80 क्वेश्चन आने हैं तो 70 तो आपका इसी में से आना है। 10 नंबर का क्वेश्चन टफ बनता है, 10 नंबर का पेपर हमेशा 10 से 15 नंबर का, 80 नंबर का अगर आपके टेक्निकल आता है तो उसमें से 65 से 60 से 65 क्वेश्चन तो यही आने हैं जो घूम फिर के हैं बस, और 65 से 70 के बीच में, 80 के बीच में जो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनते हैं तो उनकी तैयारी बाद में करो, पहले इनकी करो ना। 60 क्वेश्चन ज़्यादा हैं या 15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा है, क्योंकि यही क्वेश्चन सिलेक्शन दिलाते हैं। ये तो क्वेश्चन आपको सिर्फ माता पड़ी करें, ये क्वेश्चन आपके एकदम सही जाते हैं, बाकी आप नॉन टेक में खींचो। राजस्थान में तो यही रहता है, जेई का 40 और 80 रेशियो रहता है, SSC में आपका 100+100 रहता है, तो रीजनिंग 50 की रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, रीजनिंग में आराम से आप 45 के करीब पे नंबर खींचो, रीजनिंग को मजबूत करो, और टेक्निकल को 100 में से आप कम से कम 70 से 75 से 80 नंबर लाने की कोशिश करो, तो 80 और 40 आपके 120 तो सीधे होते हैं। आप क्यों फालतू जीके जाते हो, क्यों साइंस जाते हो, इतना जाने की जरूरत नहीं है। आप बस साथ में SSC में जनरल साइंस ले लो, जनरल साइंस ले लो, और साथ में थोड़ा करंट अफेयर चलते रहने दो, बस क्यों जीके पढ़ते हो, जीके आप पा रहे, कोई गारंटी थोड़ी वो क्वेश्चन आपके आ जाएगा। ज़्यादा है तो प्रीवियस ईयर्स के SSC के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लिया करो, बस पूरा जीके पढ़ने के लिए समय खराब करने की आवश्यकता है। रीजनिंग है पूरी 50 नंबर लेके जाती है, इसलिए रीजनिंग को करो, क्योंकि रीजनिंग खुद एक 50 नंबर लेके जा रही है, लेकिन जीके, जनरल साइंस, करंट अफेयर ये सब मिलकर 50 नंबर लेके जा रहा है, तो उससे बढ़िया उसमें कोई 2-3 पार्ट छोड़ दो, तो बस ये स्मार्ट स्टडी होती है। इसको करो और टेक्निकल में अपने 70 से 80 नंबर खींचो, और फिर आप क्यों फालतू लास्ट के 20 क्वेश्चन के लिए पढ़ रहे हो। लेकिन हाँ, हालांकि अब SSC का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, SSC 2-3 साल से क्वेश्चन थोड़ा टफ लेंथी क्वेश्चन देने लगी है, लेंथी क्वेश्चन देने लगी है, तो वो आपको थोड़ा सा क्या प्रैक्टिस करने पे आएंगे, वो सब्जेक्टिव पोर्शन पढ़ना ही पड़ेगा आपको थोड़ा, तो वही चीज़ को लेकर अपन चल रहे हैं। SI मैथमेटिक्स जैसे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है उनमें तो वो लेंथी लेके चल रही है, लेकिन हालांकि छोटे
सोइल है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है इनमें तो ऑब्जेक्ट थ्योरी के तो थ्योरी के ही बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज द मोस्ट सुटेबल फॉर कंप्रेसिव फाटी क्ले फील्ड। तो बताइए कि भाई रोलर है जो अपन क्ले के लिए, जो अपन कंपैक्शन के लिए रोलर यूज करते हैं, तो क्ले के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं, आपको लिखाया हुआ है, सारणी बनाई थी तो वहीं से क्वेश्चन है, देखो कि सर सिर्फ फुट रोलर यूज करते हैं। सर कैसा होता है ये, मैंने बताया था इस टाइप का कुछ होता है ये, देखो ये क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं आराम से, क्या दिक्कत है। इसी प्रकार अगर ये उसका सैंड के लिए, कस्ट रॉक के लिए पूछ लेता, कस्ट रॉक के लिए मतलब जो कुटी हुई रॉक को कस्ट की हुई थी उसके लिए कौन था, स्मूथ व्हील रोलर। और सैंड के लिए पूछ लेता तो क्या बताते सर, कि सर वाइब्रेटर। ये चीज बताई थी, बस ये आपको याद रहनी चाहिए, ये सारणी आपको याद रहेंगी जो मैंने आपको लिखाई हुई थी, तो वो सारणी से आपको सवाल थी, बस यही चीजें आपको सारा डाटा याद रहना चाहिए कंपेरिजन, क्योंकि आपको फालतू चीजें एक भी नहीं कराएगी, सारी चीज आप याद करते रहोगे तो सारे क्वेश्चन आपके इजीली ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बस फटाफट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहो, जिससे आपको चैप्टर ही हो जाएगा कि मेरे को चैप्टर आने लग गया है, फिर बाकी आप और अपनी बुकों से क्वेश्चन निकालिए, वहां से आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद ही करें, और मैंने चीज़ को समझाया है अच्छी तरह। बस यही, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना 60 से 65 में, ये सिलेक्शन वाले बच्चे को और विदाउट सिलेक्शन वाले बच्चे को बाहर करते हैं, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन अब तक अपन जो कर रहे थे वो सारे कर देते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं ना, तो बस ये क्वेश्चन होते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, आपके दिमाग है रटिफिकेशन वाले, कि वो सारे क्वेश्चन थे अभी अपन कर रहे थे वो रटने वाले थे, कि अपन डाटा रट रखा है कि भाई ये होता है तो होता है, वो होता है तो होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अपना कॉन्सेप्ट पे आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन द सोइल इज टेस्टेड यूजिंग प्रोडक्ट टेस्ट, द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यूजिंग मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट WRT स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट विल बी। क्वेश्चन सर कम समझ में आया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ आपको। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि जब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट किया गया मैंने, ठीक है, तो मैंने क्या कहता है आपको पहले ये बात आई थी, मैंने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट में और मॉडिफाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट में, कि मैंने कहा गामा डी की वैल्यू में क्या डिफरेंस रहता है। तो आपने कल एक लास्ट में लाइन लिखी थी नोट्स में कि सर मॉडिफाई का गामा डी मैक्सिमम होता है या फिर अपन एनर्जी। तो मैंने क्या कहा था कि देखो ये चीज़ आपकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आई थी, गामा डी यहाँ पे मैक्सिमम आया था, तो यहाँ ओमसी आई थी। जैसे ही मैंने एनर्जी वगैरह लोड बढ़ा दिया था, कि लोड बढ़ा थोड़ा बढ़ा, तो मेरा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट कहाँ गया था, यहाँ पहुँच गया था, और गामा डी कहाँ पहुँच गया था, गामा डी मेरा यहाँ पहुँच गया था मैक्सिमम, और ओएमसी कहाँ रह गया था, ओएमसी कम हो गया था। तो यही ये पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड की तुलना में जब मेरा मॉडिफाइड हुआ तो क्या फर्क पड़ा। तो आपने कहा फर्क क्या पड़ा सर, गामा डी बढ़ गया मेरा, गामा डी मैक्सिमम बढ़ गया, मतलब मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो गई, पहले यहां थी, कहां पहुंच गई, ये पहुंच गई। अब मैंने कहा मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ा, पहले मॉइस्चर कंटेंट यहां था, अब कहां हो गया, कम हो गया, तो ओएमसी क्या हो गया मेरा, ओएमसी कम हो गया। अब ये ऑप्शन में जो डाटा है वो सही है। चलो देखो कौन सा सही है इसमें, कि सर लोअर एमसी हायर एमडी, ये तो पहला ही है, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन सही है। अब मेरा क्वेश्चन यहां से घूम जाता है आपके लिए। अब मान लो मैं आपको ये कहता कि मॉडिफाइड का ये है और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट का पूछ लेता, तब क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपका मॉडिफाई का ना, अब तो इसने ना किसके लिए, एसपीटी की तुलना में एमएसपीटी पूछा है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट की तुलना में मॉडिफाई स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टेस्ट के बारे में पूछा, मतलब उससे मॉडिफाइड रूप में पूछा है। तो आपने कह दिया मॉडिफाइड रूप में तो एमडीडी बढ़ गया, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी बढ़ गया, और ओएमसी कम रह गया। लेकिन मैं आपको एमएसपीटी की तुलना में एसपीटी पूछ लेता एग्जाम में। अब एग्जाम तो क्या आता है, बुक में आपको सब बुकों से क्वेश्चन आता है, बुक से यही तो क्वेश्चन आते हैं। आपके बुक में क्वेश्चन क्या था, ये था, लेकिन एग्जामिनर ने क्या करा, घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए बस एमएसपीटी को ऊपर पहुंचा दिया, एसपीटी को नीचे लिया है। अब आप रटा हुआ था, आपने देखा वहां सर ने समझाया हुआ, रटाया हुआ तमाम देखा,
कि गामा में एमडीडी बढ़ेगा और ओएमसी कम होगा, दिमाग से टिक लगा दिया, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ गलती हो जाती है। फिर वहाँ क्वेश्चन देखते हो कि वहाँ गड़बड़ क्या हो गई, तो वहाँ ये होता है कि एमडीडी ने आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि जब आपकी एनर्जी बढ़ गई, जब आपकी एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो गया, तो गामा डी मैक्सिमम बढ़ गया और ओएमसी क्या हो गया आपका, कम हो गया। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी आपकी बढ़ जाएगी और ओएमसी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ गए बात को। चलो अब मैं आगे, चलिए इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा गलती करवाते हैं। कई बार खाली एग्जाम में दोनों चीज ना पूछ के एकदम एक चीज पूछ लेगा कि भाई मैं एनर्जी को बढ़ा दूं, मैं एनर्जी को बढ़ा दूं तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, अब बताओ। अभी बस अभी आपने एक चीज कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आपने देख लिया एनर्जी बढ़ गई, तो मेरा एनर्जी बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, एमडीडी हमेशा बढ़ता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। पहले आप ये डायग्राम बनाओ फिर ये डायग्राम बनाओ, तो सीधा देख लो क्या हो रहा है, ऑप्टिमम ओएमसी हमेशा कम हो जाएगा और एमडीडी बढ़ जाएगा, और किसके, मॉडिफाइड तुलना में। और उसका अपोजिट पूछ ले तो वो हमेशा कम हो जाएगा। या फिर एग्जाम में किसी और बुक में क्या होगा, ओएमसी के बारे में पूछ लेगा, खाली सिर्फ ओएमसी पूछ लेगा, ओएमसी पूछ लेगा, जवाब देखो ओएमसी क्या होगी, ओएमसी जो होती है एसपीटी की तुलना में एमएसपीटी का क्या हो जाएगा, कम हो जाती है। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस टेस्ट की तुलना में मॉडिफाइड में क्या हो जाती है, ओएमसी कम हो जाती है। ये ध्यान रखना बस, ये इससे ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। और ये इस कर्व को अपन क्या बोलते थे सर, मॉइस्चर डेंसिटी कर्व। इसके ग्राफ को जो बनता है क्या, बस यहाँ से देखो, इतने से ही कितने सारे क्वेश्चन हैं। और कंपैक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से ही आते हैं, यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन चले जाते हैं, फिर आपके यही दिक्कत रह जाती है, फिर गलत होने के चांस यहाँ ज़्यादा रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इस चीज़ के क्वेश्चनों को पढ़ते रहना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस टाइप के इसी एक क्वेश्चन में से आपके कई क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये सिर्फ आपके लिए, ये देखो सीधे का क्वेश्चन देखो, आराम से हो रहा है। ड्यूरिंग कंपैक्शन द क्वांटिटी ऑफ वाटर एट द विच द मैक्सिमम डेंसिटी इज ऑब्टेन्ड बाई, कंपैक्शन के दौरान, कंपैक्शन के दौरान जो आपको मैक्सिमम गामा डी मिलता है, गामा डी मैक्सिमम मिलता है, वो किस वाटर कंटेंट पे मिलता है भाई जो गामा डी मैक्सिमम मिलता है, आप ये कर्व बनाते हो, आपने वाटर कंटेंट और गामा डी के बीच में जो कर्व बनाया आपने, अब ये जो गामा डी मैक्सिमम मिलता है मेरे को, ये गामा डी मैक्सिमम मिलता है, ये कहाँ मिलता है, किस वाटर कंटेंट में मिलता है, तो आपने कहा सर जिस गामा डी मैक्सिमम पे मिलता है मुझे उसको मैं ओएमसी बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। यही देखो क्वेश्चन वही रहा, आपने चीज को समझ लिया, बस वहीं से घूम फिर के क्वेश्चन इस ग्राफ से बन रहे हैं, घूम फिर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो क्या बोल रहा है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी को आप कहाँ पर मिलती है, वो ओएमसी पर मिलती है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। क्लियर है बात, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस आपने वहां नोट्स को ढंग से पढ़ लिया तो वहां सारी चीजें आपकी एकदम क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको ही करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए और लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं ही नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए लास्ट है और इसके बाद फिर अपन फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर देंगे। बस आज क्वेश्चन आप इतनी है, इसके बाद अपन फॉर्मेलिटी स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको ही करना है, अब इसका जवाब भी मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपको लगा हुआ है बस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको लगा हुआ है, इसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में ही देना है, इसका आंसर मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ बस आपके लिए। For compaction of soil is laboratory using the Indian standard light compaction test. The weight of hammer used for giving below the soil is. ठीक है, इसका ऑप्शन आपको कमेंट में देना है और इसके बाद नहीं बताऊंगा। चलिए अब अपन आपके कंपैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंपैक्शन चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब अपन स्टार्ट करेंगे परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो क्या होती है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, तो मैंने ये बता दिया था परमेबिलिटी क्या होती है, फिर भी एक बार और दोबारा बता देता हूँ। परमेबिलिटी क्या होती है, देखो ये मान लीजिए आपके कोई सॉइल पार्टिकल रखे हुए हैं, सॉइल रखा हुआ है, सॉइल का सैंपल रखा हुआ है और ये इसमें पार्टिकल है। ठीक है, ये सॉइल सैंपल रखा हुआ है आपका,
ये सोइल सैंपल रखा हुआ है, ठीक है। अब इस सोइल सैंपल को सर परमिलिटी क्या होती है, देखो सोइल सैंपल रखा हुआ है नॉर्मल, तो इसके अंदर क्या है सर, ये बीच में क्या है कि सर बीच में ये एयर वॉइड है, एयर वॉइड है मतलब वहाँ पर ये गैप है। और ये किस लिए है, ये भाई बीच में गैप पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रहे हैं भाई, जैसे पार्टिकल होंगे, बड़ा पार्टिकल होगा, बड़ा साइज का पार्टिकल होगा, मान लो बड़े साइज का पार्टिकल, समझना मेरी बात को, तो बड़ा साइज का पार्टिकल है तो इसमें गैप ज़्यादा होगा, तो भाई इसमें एयर वॉइड ज़्यादा होंगे, जितना मोटा पार्टिकल होगा उतने एयर वॉइड ज़्यादा होंगे, जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना एयर वॉइड कम होंगे, सिंपल सी बात है। तो अब मैंने परमिलिटी बतानी है आपको, देखो तो यहाँ से वाटर निकला, वाटर क्या एयर वॉइड में से होकर निकल गई, एयर वॉइड में से होकर दूर निकल रहा है, तो मतलब वह सोइल सैंपल जो अपने में से पानी को बहने देता है, पानी को बहने देता है या एयर वॉइड में से होकर वाटर को निकलने देता है, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, परमेबिलिटी ऑफ सोइल। नोट्स अभी बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स के लिए मैं आपको पता हमेशा ही लिख पाता हूँ, अभी सिर्फ मेरी बात को सुनते जाइए, समझते जाइए। परमेबिलिटी ऑफ सोइल क्या होती है कि सोइल सैंपल के अंदर से पानी का बहना, पानी का निकलना ही क्या कहलाता है, परमेबिलिटी ऑफ सोइल। अब सर आपने कल एक बात जरूर बताई थी, सीपेज की ओर बताई थी कि सीपेज भी तो कुछ ऐसा ही था, सीपेज भी तो पानी निकला। देखो सीपेज और परमेबिलिटी एक ही तरह है, लेकिन परमेबिलिटी के कारण ही सीपेज होता है। कैसे, देखो मान लीजिए ये मेरा कोई डैम है, समझना मेरी बात को, देखो सीपेज और परमेबिलिटी की बात बता रहा हूँ कि दोनों के नाम मिलते जुलते हैं, तो वहां आप डेफिनेशन में आप कंफ्यूजन होते हो, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा कोई डैम है, डैम समझते हो, बांध जिसे बोलते हैं, यहाँ मैंने पानी रोका हुआ है डैम में, ठीक है। अब यहाँ से मान लो कोई लीकेज कर रहा है, यहाँ से कोई सोइल एयर वॉइड है, तो यहाँ से पानी निकल के जाके कहीं ना कहीं वो लीक कर रहा है, तो आपने क्या, तो इसको आपने क्या बोला कि सर यहाँ सीपेज कर रहा है, तो मतलब सोइल पानी एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया, पहुंचा ना, तो यहाँ ये सीपेज हुआ, लेकिन सीपेज हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ एयर वॉइड थे सर, सोइल के बीच में एयर वॉइड थे, तो मतलब ये परमेबिलिटी गुण हुआ, यहाँ पे क्या हो, परमेबिलिटी, तो मतलब परमेबिलिटी के कारण ही तो सीपेज हुआ, सोइल में जा रहा है। अगर एयर वॉइड कम होते, बीच में गैप नहीं होता, तो क्या परमेबल होते सोइल परमेबल नहीं होती, सोइल क्या होती, अपरमेबल होती, तो सोइल में से पार्टिकल नहीं जा पाते, पानी नहीं बह पाता, सोइल में से पानी नहीं बह पाता, तो क्या होता, फिर सीपेज होता, क्या सीपेज नहीं होता। अब ये पानी अपनी अपनी जगह अलग सीपेज पे लगाएगा, जब अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस को, वहां पर अपन सीपेज को और डिटेल कर लेंगे कि भाई जब ये पानी जाएगा, पानी के बीच और पानी वाटर के बीच में एक इफेक्टिव स्ट्रेस लगेगा, टोटल स्ट्रेस लगेगा, पोर वाटर प्रेशर लगेगा, पानी भी तो प्रेशर लगाएगा, तो वो जाके अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं परमेबिलिटी की, तो परमेबिलिटी की डेफिनेशन क्या हुई, तो परमेबिलिटी आपने पढ़ा कि सोइल पार्टिकल के अंदर से पानी का बहना परमेबिलिटी कहलाता है, या सोइल पार्टिकल में एयर वॉइड में से होकर पानी का रिसना या पानी का बहना क्या कहलाता है, परमेबिलिटी ऑफ सोइल कहलाता है। क्या कहलाता है, परमेबिलिटी ऑफ सोइल कहलाता है। नोट्स में बनवा दूंगा आपके, ठीक है, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी आपको, नोट्स में बनवाऊंगा, आप सिर्फ ध्यान से भी सुनते जाइए, अभी सिर्फ आप सुनने का काम है आपका, ठीक है। चलिए अब बात होगी परमेबिलिटी ऑफ सोइल। अब सर ये दिया किसने, बताया किसने, तो देखिए डार्सी नाम का वैज्ञानिक, एच डार्सी, ठीक है। तो ये कहाँ का था सर, ये फ्रांस का था, फ्रांस का। इसने 1856 में सोइल पार्टिकल में से पानी के रिसने की स्टडी की थी। तो वहां इसने एक नियम दिया कि जो सोइल पार्टिकल वेलोसिटी है, मान लीजिए ये सोइल है, ये एक सैंपल है मेरा, सोइल का सैंपल है, यहाँ से पानी निकल के, ठीक है, यहाँ से निकल के पानी निकल के जा रहा है सोइल सैंपल, तो यहाँ से सोइल पानी निकलेगा, तो ये मेरी एल लेंथ थी सैंपल की और ये मेरा हेड लॉस था। तो इसने कहा कि सोइल की जो वेलोसिटी होती है, सोइल की जो पानी निकल रहा है उसकी वेलोसिटी होती है वो किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होती है, किसके, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। सर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, आई बराबर हेड लॉस अपॉन में लेंथ, कि भाई कितना हेड लॉस हुआ है, तो भाई जब पानी निकलेगा उसमें से तो कितना हेड लॉस हुआ है उस लेंथ की तुलना में, किसकी, सैंपल का, कि भाई कितना सोइल का सैंपल है और कितना हेड लॉस है, हेड कितना है वाटर का हेड कितना है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, हेड लॉस बोलते हैं, आई बोलते हैं, तो हेड लॉस अपॉन लेंथ और वेलोसिटी किसे, तो वी समानुपाती आई। तो जैसे ही अपन इसका समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो क्या आता है, वी बराबर के आई आता है। तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, के क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। तो के क्या, आई बराबर ये हो गया। अब डिस्चार्ज हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज सर होता है क्यू अपॉन ए वी,
डिस्चार्ज क्या होता है, क्यू अपॉन में ए वी, तो मैं वी की जगह या वी अपॉन ए लिख दो वाली, वी अपॉन ए, एक ही बात है, इसको याद करनी। तो वी बराबर क्या है मेरा, के आई, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया क्यू बराबर के आई इंटू ए, तो आपके पास डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यों किया, बस याद रखने के लिए क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया आपको याद रहेगा, तो आपको डार्सी ने ऐसा क्यों किया, आपको याद रखना है डार्सी ने ऐसा क्यों किया, तो क्यों किया, डार्सी ने एक समीकरण याद है, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल किसने दी थी, डार्सी ने दी थी, और डार्सी ने क्या कहा था, डार्सी ने कहा था कि ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो क्यों किया, तो आप देख लो डार्सी ने ऐसा क्यों किया, डिस्चार्ज आपसे निकाल सकते हो कई। अब यहाँ से क्या होता है, न्यूमेरिकल आता है, तो क्या न्यूमेरिकल आता है, तो क्यू बराबर, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, नोट्स की टेंशन मत लेना, सिर्फ आप सुनते जाओ, नोट्स में बनवा दूंगा अपने आप। तो डार्सी ने ऐसा क्यों किया, क्यों किया, ठीक है, तो क्यू की जगह मैं आई की जगह वैल्यू पुट कर दूं, आई बराबर क्या होता है, एच अपॉन में लेंथ इंटू ए, अब मुझे ए, तो यहाँ से आप के बराबर निकाल लो, के बराबर क्या हो गया, क्यू एल अपॉन में एच, ये आ गया परमिबिलिटी कोएफिशिएंट, आप के निकालना हो तो एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा जाता है आपसे बहुत बार, ये ऑब्जेक्टिव में सीधा फॉर्मूला होता है, क्यू एल अपॉन में एच, या इन तीनों चीज़ों में से आपको एक चीज़ दे देगा, पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी निकालिए, या लेंथ, या आपसे पूछेगा सैंपल की जो थिकनेस है उसकी लेंथ निकालिए, थिकनेस निकालिए, या हाइड्रोलिक ग्रेडिएंट निकालिए, या डिस्चार्ज निकालिए, यानी कुछ भी चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, कुछ भी चीज़ आपसे। और के की जो यूनिट होती है परमिबिलिटी कोएफिशिएंट क्या होती है, सेमी पर सेकंड, या मीटर पर सेकंड, कुछ भी आप इसमें डाटा दे रखा हो उस हिसाब से होती है सेमी पर सेकंड, तो ये आपकी किसकी, के की परमिबिलिटी कोएफिशिएंट की आपकी यूनिट होती है। समझ गए बात को, तो इतनी बात समझ गए परमिबिलिटी क्या होती है, परमिबिलिटी का नियम किसने क्या था, डार्सी ने दिया था 1856 में दिया था, और क्या बताया था उसने, भाई बताया था वेलोसिटी जो ग्रेडियंट था वी समानुपाती आई होता है, तो मैंने क्यू समानुपाती क्यों किया, बता के आई कर दिया, तो एक प्रकार से ये भी हो गया। सर एक समीकरण ये भी तो बन गया कि क्यू डिस्चार्ज जो है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के समानुपाती हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हाइड्रोलिक क्यू डिस्चार्ज बराबर किसके हो रहा है, आई के एरिया के भी प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है हो रहा है, तो मैं सीधा ये भी लिखता हूँ क्यू समानुपाती के ए आई भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो, फिर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाऊंगा तो समानुपाती के आई ए क्यों किया आई जाएगा, सेम वही चीज़ है, तो वो एक ही बात है, डिस्चार्ज की टर्म में बता दो या वेलोसिटी की टर्म में बता दो, उससे कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आपके चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि परमेबिलिटी ऑफ सोइल होता क्या है, परमेबिलिटी ऑफ सोइल को आप समझ गए कि पानी सैंपल में, सोइल का सैंपल है उसमें से पानी निकल रहा है, अब वो पानी किस वेलोसिटी से निकल रहा है, कितना हेड लॉस हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, भाई एक्चुअल कितना हो रहा है, सोइल की सैंपल पूरे वाटर में से कितने पूरे सोइल सैंपल में सो के पानी जा रहा है कि एक पाइपिंग के अकॉर्डिंग जा रहा है, पानी कैसे जा रहा है, तो वही वेलोसिटी अपने को निकालनी होती है। अब इतना अपन ने लिखा है, थोड़ा सा याद किया, तो वो आपको अब अपने को क्या करना है, इसके थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे अपन, क्या करेंगे अपन, इस चीज़ का नोट्स बना लेंगे तो फिर ये ठीक रहेगा, या पहले आगे पढ़ाता जाऊँ आपको सीधा, क्यों समानुपाती चलिए अपन और आगे इसमें और समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपके कंपैक्शन हो गया है, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गया, ये चैप्टर, ये मोस्ट और कंपैक्शन हो गया, पेनल्टी हो गया, ये चैप्टर होते जाएंगे, तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है, जैसे जैसे आपके चैप्टर होते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इन चीज़ों को निकालते रहिए, क्वेश्चन निकालते रहिए, चलिए अब अपन आगे देखते हैं, इसमें क्या देखेंगे, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल में, तो वी समानुपाती आपने क्या पढ़ा, परमिबिलिटी ऑफ सॉइल क्या होती है आपकी, वी समानुपाती आई आपने सिंपल सा पढ़ लिया था, पी बराबर क्या ही हो गया था, फिर मैं बताया क्यू समानुपाती आई के होता है, क्यू समानुपाती ए के होता है, तो वो चीज़ भी बराबर है, क्यों किया लास्ट में आया, लास्ट में हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया था, के बराबर क्यू एल अपॉन में ए एच, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर इसके अपन क्या करेंगे, मेथड निकाल लेंगे, ठीक है, फिर अपन इसके मेथड निकाल लेंगे, या फिर आज अपन इतना ही कर लेते हैं, कल अपन है ना इस चीज़ को नेक्स्ट क्लियर करते हैं, ताकि कल मैं क्या आपको इसलिए सारा वो मैटर जितना भी है मैं आपको लिख के दे दूंगा नोट्स का, तो आज आपने लगभग इसको ठीक है समझ लिया, इसको चीज़ को क्लियर कर लिया, कल अपन क्या करेंगे इसमें आगे बढ़ेंगे, लगभग कल भी चैप्टर बहुत कवर कर देंगे अपन, ठीक है, कल अपन इसका आपके लिए पूरी थ्योरी लिख दूंगा, नोट्स लिख दूंगा, आज परमिबिलिटी में आपको कुछ भी नहीं लिखना, ध्यान रखना,
आज फॉर्मेलिटी में आपको उसमें लिखना, आज आपने कंपैक्शन की प्रैक्टिस करनी है, आप कंपैक्शन की प्रैक्टिस करनी है आपको, सिर्फ आज कंपैक्शन की प्रैक्टिस करनी है। कल अपन क्या करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे फॉर्मेलिटी के, ठीक है। क्योंकि अपने पता है सारा काम अपने नोट्स के थ्रू ही होता है, जो भी काम अपना नोट्स अपन खुद ही बनाते हैं, अपने को उस पर PDF के कोई डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। तो कल अपन नोट्स बनाएंगे, साथ में फॉर्मेलिटी को स्टार्ट करेंगे। और कंपैक्शन का आपके हो चुका है, इसकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।